Assalamu alaikum. My name is Asad Manzoor and I am teaching under the supervision of Sir Ehtesham Jan Bhatt. I did my MBA from Halle College of Banking and Finance, and later on I started my research work from University of International Business and Economics, Beijing, China. Currently, I am teaching accountancy and auditing, mercantile law, and business administration with Scope CSS Club platform. And we Alhamdulillah completed our sessions, and our students appear in CSS 2021 exam, and they perform very well. Today we are going to discuss the paper of mercantile law. And first of all, I would like to uh, tell you that this is a complete theoretical paper, and you can perform very well if you tackle and if you understand the question dimensions. ये बहुत ही आसान पेपर है, ये कोई भी मुश्किल पेपर नहीं है। इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है सारा ऑलमोस्ट आपने जो बीकॉम लेवल का होता है वही होता है। 4 क्वेश्चंस आप बीकॉम लेवल की जो बुक होती है उसमें से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो पेपर सेटिंग टेक्निक्स होती हैं, ये जो पेपर सेटर्स का माइंड होता है, हम उसको कभी भी पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए जो भी वो चीज़ें होती हैं ना, वो पहले उसने जिस तरह से उसने एक एडजस्ट करके उसने एक चीज़ को लेके चलना होता है, उसके मुताबिक उसने पेपर बनाना होता है। तो इसलिए कभी वो उस पे जो पोर्शन होता है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से नहीं पूछता। तो इसीलिए हम जो स्टूडेंट्स को सेशन में ना वो ऑल जो एक्ट्स होते हैं, जो जितने भी बिजनेस मर्केंटाइल लॉ में के सिलेबस में सीएसएस के आउटलाइन में मेंशन है, वो सारे ही कवर करवाते हैं। अगर वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, या आर्बिट्रेशन एक्ट हो, या वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट हो, या वो कंपटीशन एक्ट हो, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं बीकॉम के सिलेबस में आप लोगों ने पढ़ी होती, या एमबीए के मर्केंटाइल लॉ, कंपनी लॉ में आपने नहीं पढ़ी होती, तो वो हम जहाँ पे डिस्कस करते हैं क्योंकि वो सीएसएस की आउटलाइन में है। अच्छा, इसका जो पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो तो ऑब्जेक्टिव का होता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस विद रेफरेंस टू द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पे ना जब आपने ये जो चीज़ करनी है ना, तो इसमें सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के डिफरेंस का पता होना चाहिए। ज़ाहिर है आपको पता ही होगा, आप मर्केंटाइल लॉ के पेपर में क्लियर हो रहे हैं तो आपने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस पढ़ा होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना, उसमें ही वो लिखा होता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन होती है ना, तो इट मीन्स कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स तो होंगे, क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही है कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट के साथ एडिशनल चीज क्या आई है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो ये इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट का तो है ना, ये एक उसका वो है, एसेंशियल है, जिसके बारे में उसने यही कहा है कि रेफरेंस टू द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में से एक बड़ा एसेंशियल है कि वो क्या होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो तब ही वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। तो इसीलिए इसके अलावा जो फिर उसने ये भी कहा था कि मतलब अब कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, उसने कहा है ना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने बताने हैं कि कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो एग्रीमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सोशल एग्रीमेंट्स और दूसरे होते हैं लीगल एग्रीमेंट्स या बिजनेस एग्रीमेंट्स। जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, लेकिन जो वो होते हैं ना बिजनेस एग्रीमेंट्स, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो लीगल होती हैं, वो उसमें बंदा लीगली बाउंड होता है। जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया या कोई भी ऐसा, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में तो होती हैं, लेकिन वो उस सोशल एग्रीमेंट्स में नहीं होती। अब उसने कहा था कि डिस्कस विद रेफरेंस टू द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे बड़ी चीज़, पहली तो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, वो नहीं इसमें पूरी हो रही। दूसरा, उसके बाद क्या नहीं पूरा हो रहा इसमें जी, कंसिडरेशन कभी नहीं होती इसमें सोशल एग्रीमेंट्स में, ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा कंसिडरेशन हो। तीसरा ये है कि सोशल एग्रीमेंट्स जो होते हैं ना, वो उनमें वो नहीं होता कभी। अब देखिए हमारे यहाँ मैरिज शादियाँ होती हैं, उसमें लड़की की कंसेंट ना भी हो तो शादी हो जाती है। मतलब अगर वो उसको एतराज़ भी है तो उसको किसी ना किसी तरह मजबूर करके, या जैसे भी इमोशनल ब्लैकमेल करके, या जिस तरह से भी हम उसको उस एग्रीमेंट में एंटर करवा देते हैं। तो एक किस्म की फ्री कंसेंट भी नहीं होती। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन भी बहुत कम होती है, कुछ एग्रीमेंट्स में होती है, कुछ एग्रीमेंट्स
उसमें नहीं होती है, हम गिफ्ट देते हैं उसमें। अपने फ्री कंसेंट की बात हम गिफ्ट में भी ले सकते हैं, हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो अब जो देने वाला है, हम किसी को जैसे हमारे रस्म और रवायात होती हैं तो हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो वो उसकी फ्री कंसेंट बाय कंपल्शन आ जाती है ना, कि वो भाई वो उसने बस हम उसने गिफ्ट दिया था तो अब हमने देना है, जैसे तैसे करके उसको गिफ्ट देना है। तो इसी तरह ये ऐसे जो पॉइंट्स हैं, जब आप उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कोट करते हैं, जब आपको इस तरह की चीज़ें कोट करते हैं तो आपके मार्क्स आते हैं। अब मैंने 2020 सीएसएस 2020 में अटेम्प्ट ली थी, मेरे मर्केंटाइल में 79 मार्क्स हैं। तो वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि मैंने इस तरह की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कोट की, केस लॉ रेफरेंसेस कोट किए, केस स्टडीज़ जो होती हैं, जो एक्चुअल केसेस होते हैं उनको कोट करें। तो यही आपको हम सेशन में बताते हैं कि आपने कौन से अगर कोई एग्रीमेंट है या कोई मतलब आपका कोई टॉपिक है तो उससे रेलिवेंट आप कौन से केसेस कोट कर सकते हैं। अच्छा, ये इसमें ये चीज़ें आपने सारी लिखनी थी, उसके अलावा जो भी बाकी जो उसके एसेंशियल्स हैं आपने उससे भी रिलेट करना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ पोजेस, डिस्कस द एक्सेप्शन टू दिस रूल। अब ये ना एक लैटिन कोट है, जो है द नेमो दैट गॉड नॉन हैबिट। इसका जो लिटरली मीनिंग होता है ना कि नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ पोजेस, ये उन्होंने सेम कोटेशन की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको दे दी और उसने कहा कि डिस्कस द एक्सेप्शन टू दिस रूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बड़े अच्छे इसको ना कर सकते थे टैकल। इसमें ये होता है कि इसमें वो कह रहा है जो असल ऑनर होता है ना, असल ओनर चीज का जो होता है वो क्लेम कभी भी कर सकता है। अब एक जो सेलर होता है ना, सेलर एक चीज बेचने वाला जो बंदा है, वो इतनी अच्छी तरीके से आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता जितनी एक ओरिजिनल ओनर कर सकता है। तो अब इसमें मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ कि अगर एक बंदा ए है, उसने ना एक रेडियो चोरी किया है और उसने बी को बेच दिया। अब उसने वो जब बी को बेच दिया है ना, तो बी ने नोटिस नहीं किया कि ये चोरी का रेडियो है या कोई भी किसी तरीके से, वो कैसे उसको पता चलता कि ये चोरी का है या नहीं है। रेडियो के कौन से कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज होती है। तो अब ए ने ना वो क्या कहता है कि अब ए जो उस अब ए तो रियल ओनर नहीं था ना, उसने बी को बेच दिया। अब जो रियल ओनर है ना, वो बी से रिकवर कर सकता है, अगर वो कोई सबूत दे दे तो वो उससे रिकवर कर सकता है। तो इट मीन्स कि अगर वो जो रियल ओनर था वो खुद बेचता बी को, तो फिर उससे कोई और बंदा रिकवर नहीं कर सकता था। लेकिन अब ये जो इस तरह का बंदा बेचता है ना, जो सेलर होता है, वो कभी भी मतलब इतना अच्छा ट्रांसफर मतलब टाइटल नहीं ट्रांसफर कर सकता जितना बेटर दूसरा कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। वो एक्सेप्शंस क्या होती हैं, जब आपने किसी को एजेंट बना दिया हो कि आपने ये चीजें मेरी बेचनी है। जैसे पर्सन नॉट द ऑनर होता है वो भी बेच सकता है, जब आपने उसको एजेंट बना दिया हो। जॉइंट ऑनर्स होते हैं वो बेच सकते हैं। उसके अलावा और भी मतलब जैसे अच्छा, तो इसमें जो और चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक बंदा है, आपने कोई एजेंट बना दिया, वो चीज़ें बेच रहा है, आपके बिहाफ़ पे मर्केंटाइल कोई एजेंट है, कोई जॉइंट ओनर्स हैं, वो बेच रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनके लिए एक्सेप्शंस है कि वो इस चीज़ को वो एक किस्म के रियल ओनर के बराबर ही रखते होते हैं। अब जैसे सेलर इन पोज़ेशन आफ्टर सेल होता है, वो बेच सकता है, बायर इन पोज़ेशन बिफोर सेल होता है। जैसे अभी चीज़ बिकी नहीं होती लेकिन आपने पोज़ेस कर दी, मतलब एक बंदे ने पोज़ेशन ले लिया पहले ही, बायर ने। अब अभी उसने पेमेंट हमें नहीं की लेकिन हमने पोजेशन दे दी है एक चीज की उसे, तो वो ट्रांसफर कर सकता है ऑनरशिप, वो टाइटल बेटर ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा और अनपेड सेलर जो होते हैं वो कर सकते हैं, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स होता है वो ट्रांसफर कर सकता है। इसी तरह प्लेजी जो होता है वो, ये सारी एक्सेप्शन है, ये चीजें आपने डिस्कस करनी थी इस क्वेश्चन में और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेना था। ये सारी चीजें हम अपने सेशन में इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े हट के आते हैं क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन था ना, ये भी बहुत मजे का, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे। जिस स्टूडेंट ने मेरे साथ ये पेपर शेयर किया है ना, उसने देखिए आपने देखा होगा उसने ऊपर मार्किंग की हुई है, तो वहाँ पे पेपर करते हुए आपको पता चल जाता है कि आप कौन किस-किस पर्सपेक्टिव को उसकी डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें आपने पहले एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताना था कि एग्रीमेंट की डेफिनिशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनिशन क्या होती है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। फिर आपने बताना था कि एग्रीमेंट्स किस तरह के होते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं और बिज़नेस एग्रीमेंट्स होते हैं। फिर आपने डिस्कस करने थे
एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उस रेफरेंस से कि कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, कि उनमें कौन-कौन से एसेंशियल्स नहीं होते, वो आपने उसके साथ डिस्कस कर देना था। अब इस हर पोर्शन के ना कुछ मार्क्स होते हैं, मार्क्स डिवाइड हुए होते हैं, फिर आपने उस लिहाज से उसको कवर करना होता है। जब उसने कहा व्हाट आर द म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर टुवर्ड ईच अदर एंड द फर्म, इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले उसने म्यूचुअल राइट्स पूछे हैं, फिर उसने लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर विद ईच अदर पूछी हैं, फिर उसने लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर विद फर्म पूछी हैं। तो इसमें आपने क्या चीज़ें करनी थी, सबसे पहले जैसे आपने एक बता देना था कि पार्टनर्स क्या होता है, फर्म क्या होती है, जो सारे पार्टनर्स होते हैं वो मिलके एक फर्म बनाते हैं और पार्टनरशिप डीड होती है इसमें। अच्छा, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड मौजूद नहीं भी है ना, तो फिर भी उनके ये राइट्स एंड लायबिलिटीज़ बनती हैं एक-दूसरे पे। वो कौन-कौन सी हैं? वो ये है कि अब को जितने भी पार्टनर्स हैं, सबका राइट है कि वो बिज़नेस में हिस्सा ले सकते हैं। राइट टू टेक पार्ट इन बिज़नेस होता है, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन होता है कि हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। उसके अलावा राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स होता है, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स होता है, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनका राइट बनता है कि वो उस पे इंटरेस्ट लें। अगर एक पार्टनर ले रहा है तो बाकी दूसरे पार्टनर्स का भी राइट है कि वो अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले। इसी तरह कोई एडवांस किसी ने दिया है तो उस पे क्लेम कर सकता है। अगर किसी को लॉस हुआ है तो उसको राइट है कि वो अपने लॉस को इंडेमनीफाई करवाए अपने पार्टनर से। इसी तरह कोई भी इमरजेंसी हुई है उसमें एक्ट करना, मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है कि अब डिसीजन लेना पड़ रहा है किसी एक पार्टनर को विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द अदर पार्टनर्स, तो वो ले सकता है डिसीजन, ये उसका राइट है। इसी तरह और जो भी चीज़ें थी इनको आपने डिटेल में, ये सारी चीज़ें हमने इस सेशन में डिस्कस की होती हैं। ये आपने मतलब इस तरह इसको आपने बता देना था, इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स आपने बता देनी थी। यही जो उनके राइट्स हैं, इन्हीं को आप अगर थोड़ा-सा रिवर्स कर लें तो लायबिलिटी बन जाती है कि हर पार्टनर बाउंड होता है टू कैरी ऑन बिज़नेस। हर पार्टनर को क्या होना चाहिए, जस्ट एंड फेथफुल रहना चाहिए अपनी फर्म के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स, ड्यूटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके अलावा इंडेमनीफाई करना, उसके अलावा मतलब मीटिंग्स वगैरह को अटेंड करना, लॉसेस को शेयर करना, ये सारी जो भी चीज़ें थी, ये उनकी एक दूसरे के ऊपर लाइबिलिटीज बन जाती हैं। अब ये तो एक दूसरे पे बन गया, फर्म पे क्या लाइबिलिटीज बनती हैं, उसमें आपने डिस्कस करना था कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्स ऑफ फर्म, कौन से एक्स। जैसे अगर आपकी फर्म इंसॉल्वेंट हो गई है तो जो पार्टनर्स के, आपको पता है ना कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। जब पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो इट मीन्स कि अगर पार्टनरशिप में लॉसेस हो गए हैं तो अगर वो फर्म बियर नहीं कर पा रही तो किसी भी पार्टनर के एसेट्स में से वो रिकवर की जा सकती है। तो इस तरह ये आपने डिस्कस करना था। फिर आपने लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर विलफुल रॉन्गफुल एक्ट्स जो भी होते हैं, रॉन्गफुल अगर एक्ट्स हो जाते हैं फर्म से, या कोई डिसीजन गलत हो जाता है या कोई भी, तो उस पे भी आपकी लायबिलिटी बनती है पार्टनर्स की टू द फर्म। फिर लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन कोई हुई है तो उसके लिए भी हो सकता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसमें भी दूसरे पार्टनर्स जो हैं वो लायबल होते हैं टू द फर्म। तो ये सारी चीजें आपने डिस्कस करनी थी। फिर इसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 5 कहा था कि what process is to be adopted for transfer of shares and other securities, what remedy is available with the aggrieved in case of refusal by the board of director for registration of transfer। तो इसमें जो आपने चीजें डिस्कस करनी थी उसमें वो आपने ये बतानी थी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज क्या होता है। फिर अगर वो जो है जो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन को हम किस तरह सक्सेसफुल बना सकते हैं या कैसे हम ले सकते हैं, उसका क्या कहते हैं, मतलब हम किस तरह से उसका अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आपने बतानी थी तो इसमें आपने ये चीज़ें लिख देनी थी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपको प्रिपरेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर डीड करनी पड़ती है। आपको क्या करना होता है कि आपने शेयर ट्रांसफर डीड बनानी होती है पार्टनरशिप में, इसमें कंपनी के लिए, सॉरी, जब भी आपने कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करना होता है तो आपको क्या बनाना होता है, पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। और उसके अलावा आप आपने आपने ट्रांसफर डीड शुड बी प्रॉपर एंड ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड स्टैम्प्ड, कि ट्रांसफर डीड क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ड्यूली एग्जीक्यूटेड होनी चाहिए और स्टैम्प्ड होनी चाहिए।
फिर क्या होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब यही तो उसने आगे क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल विद द एग्रीव्ड इन केस ऑफ रिफ्यूजल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। तो जो रेमेडी अवेलेबल होती है वो ये होती है कि एक तो उसके रिफंड हो सकते हैं, जो भी मतलब उसके एग्रीव्ड पार्टी जो होती है उसकी जो उसने इन्वेस्टमेंट की होती है वो रिफंड हो जाती है, उसके वो पैसे उनको वापस कर देते हैं, या फिर ये होता है कि वो एक क्लैरिफिकेशन देता है, जो वो क्लैरिफिकेशन अगर डायरेक्टर्स को सेटिस्फाई कर सके तो फिर वो क्या करते हैं कि वो फिर उसको रजिस्टर, उसको ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होती है, शेयर ट्रांसफर की रजिस्ट्रेशन को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं डायरेक्टर्स। ये केस सिनेरियोज, ये पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। फिर एक और जो आगे नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर ये एक्सेप्टेंस दे रहे तो फिर जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट प्रोसेस जो हम पहले बात कर रहे थे उसकी फिर ये दरमियान में हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। तो उसमें फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि स्टैम्प भी होना चाहिए, जब स्टैम्प हो जाता है तो अप्रूव हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। फिर क्या होता है, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, जो मेमोरेंडम होता है कंपनी का, उसमें चेंजेस किए जाते हैं। जब उसमें चेंजेस किए जाते हैं तो वो फिर उसके बाद रिपोर्टिंग की जाती है कि ये शेयर्स जो हैं हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो उसमें सबसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन 6 ने पूछा कि हु इज एन आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर में उसने फिर हमने सबसे पहले आर्बिट्रेटर की डेफिनेशन बतानी थी, जिसको उर्दू में हम सालिस कहते हैं, जो दो लोगों के दरमियान या दो जो पार्टी जिनका आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो या कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो उनके दरमियान सुलह करवाते हैं। फिर उसने कहा था कि राइट डाउन इन डिटेल द कंपैरिजन बिटवीन सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि स्टूडेंट्स सेक्शन याद नहीं करते, लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट एक छोटा सा एक्ट है। बाकी भी एक्ट्स के अगर आप पॉसिबल हो तो आप सेक्शन याद करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसने आउट ऑफ द वे जाके पूछा है कि उसने डायरेक्ट सेक्शंस को इन्वॉल्व कर दिया, उसने कोई और कोई बात ही नहीं की। इसका मतलब ये था, एग्जामिनर का असल मकसद ये था कि जिसने इस एक्ट को डिटेल में पढ़ा है सिर्फ वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था बल्कि बस थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि अब अगर किसी को नहीं पता कि सेक्शन 8 में क्या है, ये सेक्शन 9 में क्या है, तो वो कैसे लिख सकता है, कोई भी रिस्क नहीं ना लेगा। तो सेक्शन 8 में सिर्फ यही बात थी कि जो अपॉइंटमेंट होती है वो वो कैसे कर सकता है आर्बिट्रेटर, वो क्या एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं आर्बिट्रेटर, वो कैसे अपॉइंट हो सकते हैं, वो बंदा खुद पार्टीज खुद अपॉइंट कर सकती हैं या वो लीगल अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, बाय कोर्ट भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो इस बारे में आपने बात करनी थी अपॉइंटमेंट के बारे में। और जो सेक्शन 9 था ना, उसमें आपने डिसीजन के बारे में बात करनी थी कि जो डिसीजन होता है आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल का, तो वो क्या होता है, चैलेंजेबल होता है। तो जो आर्बिट्रल अवार्ड्स होते हैं ना वो चैलेंजेबल होते हैं अगर वो किस पे डिफरेंस कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लॉ, उसमें कोई मिस्टेक आ रही हो तो तब, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट्स या कोई और मतलब रियलिटी इस चीज़ पे कोई डिफरेंस आ रहा हो पार्टीज में, तो वो चैलेंजेबल नहीं होता। ये चीज़ें आपने डिस्कस कर देनी थी। उसमें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ एज अ स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस आर अटैच्ड विद रिस्पेक्ट टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंसिडरेशन। इसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट है उसके बारे में आपने जो भी उसकी प्रिजम्पशन अप्लाई होती है, स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस जो प्रोवाइड करना पड़ता है जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। आपको पता है कि चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ड्राफ्ट्स हो गए, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें आती हैं उनकी भी आपने उसके बारे में बात कर देनी थी। अच्छा, अब जो लास्ट क्वेश्चन था, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन एस्टेब्लिशमेंट फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये बिल्कुल उसने सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया था। इसमें आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये कंपटीशन एक्ट है जिसमें इसका असल मकसद क्या होता है, कंपटीशन एक्ट का इसका असल मकसद ये होता है कि आप लोग मार्केट में मोनोपोली क्रिएट ना हो, कंपटीशन रहे, लोग रिसोर्सेज को वो ना कर लें, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसके बारे में ये कंपटीशन एक्ट में आती हैं। अब उसमें क्या होता है कि कम्प्रिहेंसिव नोट लिखना था एस्टेब्लिशमेंट की, ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ, इसके फंक्शन क्या हैं, इसकी पावर्स क्या हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन प्रीवियस पास्ट पेपर्स में से ही लिया गया है। ये पहले भी फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूछे गए हैं, तो ये वही पास्ट पेपर में से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसके जो दो तीन ट्रिकी क्वेश्चन थे उनको मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया, जैसे ये प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी सिंपल आपने उसकी
चीज़ें बता देनी थी। इसमें कोई एज़ सच कोई मतलब ट्रिकी बात नहीं थी। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, हू इज़ आवर एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें अगर आपको डिटेल में पता होगा तो आप तब डिस्कस कर सकेंगे। तो यही चीज़ें थी मर्केंटाइल लॉ में। अगर आप लोगों का पेपर अगर आपने अपीयर हुए हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आपने किस हद तक परफ़ॉर्म किया है। और बाकी ये है कि ये जो सीएसएस है ना, ये मतलब आपकी लाइफ़ मेक और ब्रेक कर देता है। लेकिन आपने कभी भी इसको इमोशनली नहीं लेना। आपने थोड़ा-सा इसको मतलब सही इसके साथ सिंसियर होके चलेंगे तो यू विल डू इट। और दूसरी बात कि अगर आपका बेसिक बैकग्राउंड है ना, तो आपको मर्केंटाइल लॉ सब्जेक्ट रखना चाहिए। ये बहुत सिक्योर सब्जेक्ट है और इसमें आप काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी इसकी किस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि ये कभी भी हिट नहीं होता, कभी भी टारगेट नहीं होते ये सब्जेक्ट। आपका बैकग्राउंड ये है तो आपको बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मर्केंटाइल लॉ और वो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के लिए जाना चाहिए। अब हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च से, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मतलब आप लाज़मी जॉइन करें इस सेशन को। आपको मैं सारे केस लॉ रेफरेंसेस दूँगा, एग्ज़ाम्पल्स वगैरह, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स होंगी जो आप कोट करेंगे और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा सिक्योर करेंगे। तो यही था आज का पेपर, इसमें हमने ये इसकी कुछ चीज़ें डिस्कस की। आई होप सो कि मैं आपको सैटिस्फाई कर सका हूँगा। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन थे उनके मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं गया। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।